आभासी संसार है वो अपने एक तरह के अवतार पैदा कर रहा है जो उसकी जरूरतें, मनुष्य की जरूरतें भी पूरी करेगा, भावनात्मक जरूरतें भी वो पूरी कर सकता है। तो ये कुछ बातें हैं और ये जरूर है कि हम इसके साथ जो है जितने 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 इस पर निर्भर होते जा रहे हैं, उतने ही हमारा मस्तिष्क भी सिकुड़ रहा है। मैं जिस अखबार में काम करता था नवभारत टाइम्स में, उसके प्रधान संपादक हमारे विद्या निवास मिश्र जी थे और मिश्रा जी जो है वो उनको सारी चीजें याद रहती थी। वो संस्कृत की परंपरा के विद्यार्थी रहे थे और वो मुझे कहते थे कि इस विषय पर जो है वो लेख लिखवा लो, और जो जिससे कहते थे लेख लिखने के लिए वो सज्जन जो है वो अरुणाचल में बैठे होते थे, ईटानगर में या मणिपुर में कहीं बैठे होते। तो मैं कहता था कि उनका नंबर तो है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा, बहुत मुश्किल काम है। तो कहते थे तुम बैठो, और वो आंख बंद करते थे और वहां का जो है कोड सहित जो है वहां का नंबर जो है मुझे बता देते थे। तो उनको उड़ीसा के नंबर, नॉर्थ ईस्ट के नंबर, अरुणाचल के नंबर, तमाम देश भर के फोन नंबर, दुनिया भर के भी नंबर जो है उनको याद रहते थे। लेकिन आज हमारी जो याददाश्त है वो सिकुड़ती जा रही है और हम बहुत जल्दी जल्दी भूलने लगे हैं। इसमें इसकी एकमात्र वजह जो है वो अति निर्भरता जो है इन उपकरणों के ऊपर वो है। जो जिस तरह से ये कोविड के दौर में हम लोगों की बहुत ज्यादा निर्भरता इस पर बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से सेहत बिगड़ने लग गई थी, मानसिक दिक्कतें आने लग गई, लोगों के अंदर एंजाइटी की समस्या होने लगी, डिप्रेशन में जाने लग गए। तो ये भी एक उसकी उसकी समस्या है। तो और फेक न्यूज भी एक तरह से इसी संसार की देन है। हालांकि फेक न्यूज आज ही है ये मैं नहीं कहता, पहले जमाने में भी इस तरह की बहुत सारी प्लांटेड खबरें हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में जो फेक न्यूज ने विकराल रूप धारण कर लिया है, और उसके आगे जो है डीप फेक, जो डीप फेक है वो तो मतलब आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि वो, आप कह ही नहीं सकते कि ये मेरा नहीं। तो पहले तो ये होता था कि साहब मॉर्फिंग है उसका पता चल जाता है फोरेंसिक लैब में, लेकिन डीप फेक का वो डिफरेंशिएट कर पाना ओरिजिनल से वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारे सामने चुनौती है। सच को झूठ और झूठ को सच करने की क्षमता इस डिजिटल क्रांति के पास है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं इस संसार, आभासी संसार और हमारे समाज के बारे में कहना चाहता था। अब थोड़ा सा हिंदी मीडिया के बारे में आए। हिंदी मीडिया जो है वो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी की कमी उसको सालती है, प्रॉब्लम है हिंदी के साथ, जो कि टेक्नोलॉजी की मूल भाषा जो है, जो कुछ आविष्कार हो रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो अमेरिका में हो रहे हैं या ऐसे देशों में हो रहे हैं जहां अंग्रेजी चलती है। तो अंग्रेजी कंप्यूटर की मूल भाषा होने की वजह से हमारे सामने थोड़ा सा अड़चन है। अब हम मोबाइल में टाइप करते हैं हिंदी में, तो ठीक है टाइप की सुविधा है उसमें, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल जो सामने कीबोर्ड दिखता है वो तो अंग्रेजी का ही है। तो हमको हिंदी में करना है या रोमन में करना है, किसी और भाषा में करना है, तो हमको 1 मिनट के लिए पहले उसका जो है वो गूगल इनपुट टूल्स में जाना पड़ेगा और फिर वहां से फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कर सकते हैं। तो इतनी फुर्सत जो है वो आज के युग में नई पीढ़ी के पास नहीं होती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे रोमन में ही हिंदी लिखने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा खतरा है। तो हमारी जो हिंदी के सामने जो समस्या है वो मूलतः टेक्नोलॉजी की समस्या है। हालांकि टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करने में हिंदी वाले घबरा नहीं रहे हैं, उसका इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और छोटे छोटे शहरों में भी उसका इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ हो रहा है। मुझे याद है जब कंप्यूटर आया था तो बड़े हाउसेज जो थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस, वहां देर में शुरू हुई थी कंप्यूटराइज्ड छपाई। पहले अमर उजाला जागरण में, अमर उजाला जागरण वालों ने पहले जो है अपने तमाम स्टाफ को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी और उसके बाद जो है कंप्यूटर को लागू किया। जबकि हम जो जिस संस्थान में काम करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहां जो है आप कहा गया कि ठीक है आप सीख लेना और 1 दिन की थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी कल से आप करो।
तो ये जो है हम लोगों से आगे जो है, जो वाकई हिंदी हार्टलैंड के अखबार थे वो थे, और आज भी मैं देखता हूँ कि वहाँ ज्यादा तेजी के साथ नई चीजों को अपनाने के लिए होड़ सी मची रहती। तो इस तरह से हम लोग जो है टेक्नोलॉजी को तो अपना रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी की मूल समस्या है, सन 2000 तक हमारे सामने फॉन्ट की समस्या थी, हमारे पास डायनेमिक फॉन्ट नहीं थे, स्टैटिक फॉन्ट थे। तो स्टैटिक फॉन्ट की समस्या ये थी कि एक जगह से दूसरी जगह हमको वेबसाइट भी बनानी है तो हम लोग नहीं बना पाते, क्योंकि जो आदमी पढ़ेगा यूजर एंड पर, उसके पास वो फॉन्ट होना चाहिए, तभी उसके यहाँ वो खुलेंगे, नहीं तो जिब्रिश लैंग्वेज उसकी हो जाती थी। तो इसलिए पहले फॉन्ट भेजने पड़ते थे, फॉन्ट का एक पोटली बना करके, अटैचमेंट बना करके भेजनी पड़ती थी, तब जो है आपकी वेबसाइट को दूसरे किसी और देश में, किसी और शहर में आदमी देख पाता। तो पहले वो फॉन्ट को डाउनलोड करेगा, अपने कंप्यूटर में अपलोड करेगा, तब जाकर के वो हमारे वाले वेबसाइट को पढ़ पाता था। 1999 2000 तक ये समस्या थी। 2000 में यूनिकोड के आने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ, और शुरुआत में एक दो ही फॉन्ट थे उसमें, मंगल वगैरह। मंगल बहुत सुंदर नहीं था फॉन्ट, आज भी वो बहुत सुंदर नहीं है। तो लेकिन लोगों ने फिर धीरे धीरे उस पैटर्न पर डायनेमिक फॉन्ट बनाए अपने, और सबमिट इंडिका टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो आए, और अखबारों ने अपनी छपाई और तमाम चीजें जो है वो सुधारी। तो वहां तो खैर हो रहा है, और इस पिछले दौर में हमने देखा कि जो खास करके कोविड के दौरान जब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, तो तमाम अखबार निकले, और 3 महीने तक वो मतलब बहुत बुरी हालत में थे, जब लोगों ने घरों पर मंगवाना बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो पत्रकार हैं वो घर पर बैठ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसी वर्चुअल तामझाम की बदौलत। तो इस तरह से अखबार मतलब निकले, लोग घर में बैठ करके, अभी भी लोगों ने अब वर्क फ्रॉम होम सीख लिया है, तो बहुत सारे अखबारों में आज भी 3 दिन ही जाने की वहां जरूरत पड़ती है। 2 दिन आप, 3 दिन आप घर बैठ करके काम कर सकते हैं, एडिटोरियल लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। बल्कि हमारे डिजाइनर, जो मैं समझता था कि डिजाइन तो बहुत मुश्किल काम है घर बैठे, और एक हमारे साथी यहाँ पढ़ाने के लिए डिजाइनर आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो वो गोवा में बैठे हुए थे, और गोवा में बैठ करके 3 महीने तक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स की डिजाइनिंग की, वहीं पर बैठ करके वो डिजाइन बना देते थे, और यहाँ फिर भेज करके दिल्ली में अखबार छपता था। तो ये स्थितियां हैं, और बहुत तेजी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। पर मुझे लगता है कि जब तक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और इस तरह की आईआईटीज में हिंदी में सचमुच काम न होने लगे, शुरुआत मतलब ओरिजिनेट जहां से काम होता है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जो अड़चने हैं टेक्नोलॉजी की, वो अड़चने हमारे सामने बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ओरिजिनल काम होने लगेगा हिंदी माध्यम से, हिंदी से, या हिंदी के विभाग खुलने लग जाएंगे, जहां हिंदी वाले माध्यम वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, और वो हिंदी में काम करने की, हिंदी में आविष्कार करने की सोचेंगे, तो वो निश्चित रूप से उसमें तब सुधार होगा। तो मैं काफी मैंने समय ले लिया, अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने समय में समाप्त किया कार्यक्रम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तकनीक के विभिन्न आयामों पर, और मनुष्य के रूप में और समाज के रूप में उनके प्रभावों की चर्चा की। मीडिया में भी तकनीक ने कैसे परिवर्तन लाया है, उस पर आपने विस्तृत रूप से रोशनी डाली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो प्रयोग हैं, उनका उपयोग है, और उनके जो नकारात्मक पक्ष है उनको भी आपने सामने रखा। जैसा कि मीडिया में हम लोग तकनीक को देख रहे हैं, और अब टेलीविजन न्यूज चैनल्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित रोबोटिक एंकर न्यूज प्रस्तुतकर्ताओं की भी संभावना बन रही है। कई देशों में ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं। तो तकनीक हमारे जीवन को, हमारे समाज के साथ साथ मीडिया को भी बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। धन्यवाद।
अब मैं कार्यक्रम के अंत में इग्नू के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय संभाषण दें। प्रोफेसर नागेश्वर राव सर। जो अभी चल रहा है सर। जर्नलिज्म आप सभी को प्रणाम। गोविंद सिंह जी और शंभुनाथ सिंह जी के सुनने के बाद आप लोग हमारे सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता जगत, डिजिटल युग और उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की जो दशा और दिशा होगी, उसके बारे में जो बातचीत की है, उसमें कई चीजें हम सब के लिए बहुत प्रासंगिक हैं और हम लोग को चिंतन करना होगा कि हम लोग कैसे उन चीजों पर भी ध्यान दे पाएंगे जो भविष्य के लिए अपरिहार्य हो गई है। हिंदी जो मीडिया है, उसका जो ग्रोथ हुआ है, उसका प्रमुख कारण तो डिजिटल ही लगता है कई बार। और जिस गति से ग्रोथ हुआ है, उसमें डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इसी कारण से जब मीडिया की बात आती है तो हिंदी मीडिया का एक बड़ा चित्र लोग सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। मुझे अभी राजभाषा सम्मेलन में जाने का गौरव मिला। वहां पर हिंदी और हिंदी मीडिया दोनों पर काफी बातचीत हुई और हिंदी मीडिया की काफी तारीफ हुई। और इसी कारण से जब हम भारत में हिंदी भाषा के प्रसार की बात करते हैं, प्रचार की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, इन सब का अपना महत्व प्रदर्शित होता है। आज जिन बिंदुओं पर गोविंद सिंह जी ने इशारा किया, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि हम लोग की जो स्मरण शक्ति जो पहले थी, उसमें थोड़ी कमी भी आ गई। जब वो मोबाइल नंबर के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो मैं स्वयं अपने मोबाइल नंबर के बारे में सोचने लगा था कि मेरे पास 2-3 मोबाइल नंबर है, उसमें केवल एक ही का मोबाइल नंबर मुझे याद है। तो जब हमारी ये स्थिति है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव और लोगों में भी पड़ रहा होगा। जो स्मरण शक्ति है, उस पर विपरीत असर पड़ ही रहा होगा। हमें एक कदम और आगे बढ़ के सोचना होगा, क्योंकि हम लोग आजकल ओडीएल माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं और पूरे विश्व में इसका एक ब्रांड बन गया है। पिछले वर्ष एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही थी, उसमें बार-बार ये कहा जा रहा था ओडीएल शब्द अप्रासंगिक हो गया है, हमें इसको ऑनलाइन शब्द बनाना चाहिए। उन्होंने पूछा ओडीएल और ऑनलाइन में अंतर क्या है? शायद मैं ही ठीक से समझा नहीं पाया होऊंगा, क्योंकि एडमिशन्स हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मटेरियल हमारे पास ऑनलाइन मोड में है, हम आजकल काउंसलिंग भी ऑनलाइन कराने लगे हैं। परीक्षाओं में प्रयास शुरू कर दिया, भले ही प्रयास सफल ना हो, लेकिन परीक्षाओं में भी ऑनलाइन, मार्कशीट ऑनलाइन,
और अभी हम लोगों ने ब्लॉकचेन मेथड जब सर्टिफिकेट इशू किया 1 मिनट में 70,000 लोगों को, जो डिग्री इशू कर दिया, तो डिग्री भी ऑनलाइन हो गया। और गत वर्ष डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में परिकल्पना हो गई। तो चारों ओर जो माहौल है वो डिजिटल का ही है। हमें मेंटली तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, चाहे उसकी 50 कमियां हों। और जब हिंदी मीडिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि अधिकांश पत्रकार अपने आप को डिजिटली कॉम्पिटेंट सिद्ध कर पा रहे हैं और उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। पहले के बहुत से पत्रकार जो थे, श्रेष्ठतम पत्रकार, अपने आप को परिवर्तित कर लिया उन्होंने। मोबाइल हो, ऑनलाइन माध्यम से हो, इंटरव्यू भी लेना शुरू कर दिए हैं। फ़ोन पे ही बातचीत कर लेते हैं और फ़ोन पे ही रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। जो पहले व्यक्तिशः आने का प्रयास करते थे, वो व्यक्तिशः आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और उनका भी समय बचता है और जिसके पास वो आते हैं, उनका भी समय बचता है। मुझे याद है एक बार मुझे यही दूरदर्शन में बुलाया गया था व्यक्तिशः एक इंटरव्यू के लिए। और मैं यहाँ से करीब 1.5 घंटा पहले चला था और नहीं पहुँच पाया। ये 2019 की बात है, कोरोना के पहले की बात है। अब शायद इस तरह का रिस्क लोग लेते ही नहीं हैं। अब तो कहते हैं कि आप ऑनलाइन ही बात कर लीजिए, ज़ूम के द्वारा बात कर लीजिए, चैनल में बात कर लीजिए। इस तरह के कई जो विकल्प हैं, उससे ग्रोथ तो हो रहा है, पहुँच भी बढ़ रही है और हम उन लोगों तक आसानी से पहुँच पा रहे हैं, जो पहले बड़ी मुश्किल से अपना समय दे पा रहे थे। तो हमें इस डिजिटल माहौल को समझना पड़ेगा और अपने आप को उस चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तो अपने शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पाठ्यक्रम है एमए जर्नलिज्म का भी है, उसमें भी शायद आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार से बदली हुई परिस्थितियों में इनमें परिवर्तन किया जाए, आगे बढ़ा जाए। और हिंदी जो आज आप बात कह रहे हैं, जिस हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार-बार कही गई है, अब तो हिंदी को भी उन्होंने कह दिया है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सारी मातृभाषाएँ समापित हो। यानी हिंदी में हम सारे प्रांतीय भाषाओं, सारे मातृभाषाओं को समाहित करेंगे, वो हिंदी होगी। और अभी जो डिजिटल शब्दकोश जिसको बनाने का कार्य हिंदी निदेशालय को दिया गया है, उसमें भी हम लोगों को ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि हमें उन सभी प्रचलित शब्दों को इस शब्दकोश में शामिल करना है, जो अन्य भाषाओं में सामान्य रूप से प्रचलित होते हैं, उनका सामान्य रूप से प्रयोग होता है। कम से कम हर भाषा में 4 से 5,000 शब्द ऐसे हों, जो हिंदी से बहुत मिलते हैं। और उन सारी भाषाओं को मिला करके अगर हम एक वृहद हिंदी का शब्दकोश बनाएँ और उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम मीडिया को भी देखें, एक वृहद मीडिया ना हो जाए, जिसमें हम विभिन्न भाषाओं के लोगों की बातों को समाहित करते हुए अपनी भाषा को उस रूप में प्रस्तुत करें, जो पूरे देश में सबके समझ में आ जाए। ऐसे चिंतन लगातार चलते आ रहे हैं। हमें उस दिशा में निश्चित रूप से सोचना है, आगे बढ़ना है, विचार करना है और आज इस अध्ययनशाला ने इस विषय को चुना है, जिस पर हमारे कई साथी शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, उस पर मंथन होगा और नई बातें निकलेंगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में नीति निर्धारण में काम आएँगे। क्योंकि डिजिटल मीडिया भी हम लोग को देख रहा है और विशेष रूप से हिंदी का डिजिटल मीडिया, कि हम लोग कैसे उनके प्रयासों को और बेहतर कराएँ। 1985 की बात है शायद, 85 या 90 की बात है। डिजिटल मीडिया के बारे में तो नहीं, लेकिन मीडिया के बारे में एक चर्चा आईआईएम अहमदाबाद में हुई थी, जिसमें ये पूछा गया था
कि किस प्रकार से मीडिया, किस प्रकार से समाचार पत्रों का प्रसार को आगे बढ़ाया जाए। और उस पे पहली बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई गई थी, पत्रकार, केवल समाचार पत्रों पर। तो पहली बार जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी समाचार पत्रों पे हुई, उसमें ये कहा गया था किस प्रकार से इनकी एक्सेस को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इनके दाम उस समय करीब 5 रुपए के बराबर थे प्रतिदिन, इसको कैसे हम लोग आगे आने वाले समय में इसी दाम पर मेंटेन करें। 70 मिनट जब वो कार्यशाला चली, तो उसमें वहां के छात्रों ने लगभग 35 विचार रखे और 35 में से 5 विचार नवाचार थे और उनको बाद में क्रियान्वित भी किया गया। उसके बाद से लगातार समाचार पत्रों में नवाचार की प्रक्रिया आरंभ हुई और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सामान्य तकनीक बन गई, जो शनिवार को सायं चाय पर बैठ करके सभी कर्मचारियों के साथ बातचीत करके इस समाचार पत्र को कैसे अच्छा किया जाए, इस पर बातचीत होती है। आज शायद समय यही आ गया है कि डिजिटल मीडिया में जो हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, उन पर भी हम लोग लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहें, उनको और बेहतर कैसे बनाएँ, और जो कमियाँ आज गोविंद सिंह जी ने हम लोग को बताई हैं, उन कमियों को भी हम लोग दूर कर सकें, ऐसी परिकल्पना भी हम सबके मस्तिष्क में आनी चाहिए। निदेशक जी और संपूर्ण अध्ययनशाला, विशेष रूप से शंभुनाथ सिंह जी और हमारे पूर्व मित्र गोविंद सिंह जी, दोनों को हमने काफ़ी सुना है और काफ़ी बातें, मैं 2 प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, लेकिन दूसरे प्रोग्राम के बजाय इस प्रोग्राम पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था और काफ़ी बातें मैंने सुनी हैं। निश्चित रूप से जो शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे होंगे, उनके लिए यह आधार का काम देगा कि वो अपनी बात को और बेहतर ढंग से, अपने विचार को और परिपक्व ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँगे। इस प्रयास के लिए विभाग को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अ, सर के सारगर्भित और ज्ञानवर्धक अध्यक्षीय संभाषण ने हम सब के लिए जो आने वाले जो शोध पत्र प्रस्तुतिकरण सत्र है उसकी आधारशिला तैयार की है और आने वाले समय में आज दिन भर 3 शोध पत्र प्रस्तुतिकरण सत्र हैं, जिनमें 2 समानांतर चलेंगे, कुल 36 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएँगे। और जैसा कि आपको पता है कि मेल पे सब लोगों को लिंक शेयर किया गया है और सब लोग उससे जुड़ेंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं अपने सभी अतिथियों का हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना व्यस्त समय से समय निकाल के हमसे जुड़े। और मैं अपने माननीय कुलपति महोदय का हार्दिक आभार विद्यापीठ की तरफ से व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा और उनके समर्थन से ही हम ऐसे कार्यक्रम निरंतर कर पा रहे हैं। और अंत में मैं माननीय कुलपति महोदय से इस उद्घाटन सत्र की औपचारिक समापन की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद सर।